नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सिंह चौधरी अनुभव कोचिंग क्लासेस की ओर से लेकर आया हूँ आपके लिए एक और अनूठा वीडियो। जो है हमारा जो टॉपिक चल रहा था सिंधु घाटी सभ्यता, और सिंधु घाटी सभ्यता में पिछले वीडियोस के अंदर हमने उसका सामान्य परिचय देखा, हमने उसका नगर नियोजन देखा, नगर नियोजन के बाद उसका सामाजिक जीवन देखा, और सामाजिक जीवन के अंदर कई सारे पहलू हमने वहाँ पे देखे। जिस प्रकार हमने सामाजिक जीवन वहाँ उनका देखा, उसी तरीके से आज हम डिस्कस करेंगे इनके आर्थिक जीवन पर, यानी कि इनकी इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे कि किन किन तथ्यों पर, किन किन आधारभूत तत्वों पर इनकी इकोनॉमी, इनकी अर्थव्यवस्था जो है वो आधारित थी, क्या क्या आर्थिक क्रियाएं सिंधु घाटी सभ्यता का जो समाज था इस समाज में संपादित होती थी। तो आज यहाँ आर्थिक सभ्यता, आर्थिक जीवन इनका पढ़ने से पहले, सिंधु घाटी सभ्यता का जो आर्थिक जीवन है ये समझने से पहले, जैसे हमने कल सामाजिक जीवन को कुछ 4-5 भागों में डिवाइड किया था, उसी तरीके से आर्थिक जीवन को समझने के लिए भी हम आज भी यहाँ पे एक डिवाइडेशन करेंगे। और इन डिवाइडेशंस का जो मतलब है, सबसे अच्छा कारण इनका ये है इनको डिवाइड करने का कि जो सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता दोनों काफ़ी विस्तृत सिलेबस के साथ, अपने यहाँ पे विस्तृत डेप्थ के साथ अपने यहाँ पे सिलेबस में मौजूद होती है। काफ़ी गहराई से यहाँ से सवाल भी पूछे जाते हैं, तो इनको रामायण और महाभारत की तरह क्रम वाइज पढ़ने से ज़्यादा बेटर है कि इनको जो चीज़ें, जो तथ्य जिस पॉइंट पे पढ़ना चाहिए, जैसे किसी भवन की बात है तो वो नगर नियोजन में पढ़ना चाहिए, अगर कृषि वगैरह की बात है तो वो आर्थिक जीवन में पढ़ना चाहिए। तो सिस्टमेटिक तरीके से इनको डायग्राम बनाने के साथ में अगर हम पढ़ते हैं तो हमारे लिए ये चीज़ें ज़्यादा और भी ज़्यादा आसान हो जाती है। अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे उतना ही ज़्यादा पढ़ाने का यहाँ भी मन करेगा। अगली चीज़ हम आ जाते हैं आर्थिक जीवन, सिंधु सभ्यता का आर्थिक जीवन। इस आर्थिक जीवन को समझने के लिए हमने 4 टेक्स्ट लिए हैं, यानी कि सबसे पहले हम देखेंगे कि कृषि की क्या अवस्था थी, दूसरी चीज़ हम देखेंगे कि पशुपालन की क्या अवस्था थी, तीसरी चीज़ व्यापार वाणिज्य, आयात निर्यात, उद्योग धंधे ये किस प्रकार से यहाँ विकसित हुए, और आखिरी में हम लेंगे माप तोल की इकाइयाँ, यानी कि मापने और किसी चीज़ का भार तोलने के लिए क्या क्या इकाइयाँ इन लोगों ने अपने जीवन में उपयोग में ली थी। तो सबसे पहले आइए हम बात करते हैं कृषि की। तो यहाँ मैंने एक पॉइंट लिखा हुआ है फर्स्ट, कृषि इनका प्राथमिक व्यवसाय था, यानी कि सबसे ज़्यादा डिपेंडेबल ये कृषि के ऊपर थे, एग्रीकल्चर के ऊपर थे। यहाँ हम देखें, चूँकि सिंधु घाटी सभ्यता है और सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारों पे ये सभ्यता बसी हुई है, यानी कि सिंधु और उसकी सहायक नदियों के द्वारा जो उपजाऊ जलोढ़ मृदा लाकर बिछाई गई, उसी मैदान के अंदर इन सभ्यताओं का विकास हुआ, सभ्यता स्थलों का विकास हुआ, और यहाँ उपजाऊ मिट्टी के कारण फसलें जो हैं वो अधिशेष की अवस्था में थी। अधिशेष का मतलब है एक्स्ट्रा, यानी कि इनके जीवन में उपयोग लेने के बावजूद भी फसलें जो है वो अधिक बच जाती थी, शेष बच जाती थी, और उनके प्रमाण हमने देखे कि बची हुई फसल को ये गोदामों में स्टोर करते थे, यानी कि यहाँ से विशाल अन्नागार के प्रमाण भी मिलते हैं। अब ये जो अन्नागार जो गोदाम के रूप में मिले हैं, अन्नागार यानी कि अन्न का आगार, यानी कि डिपो के रूप में, ये व्यक्तिगत मकानों के अंदर भी मिले हैं और सामूहिक रूप से, सार्वजनिक रूप से भी ये दुर्ग के अंदर या नगर के अंदर भी हमें देखने को मिलते हैं। अब यहाँ हम ये 2 चीज़ें एक्सेप्ट कर सकते हैं अन्नागारों की उपस्थिति से। जो अन्नागार मिले हैं, यहाँ हमें 2 चीज़ें ये बताने की कोशिश करते हैं कि या तो इन लोगों के पास कृषि अधिशेष अवस्था में थी और उस कृषि को, यानी कि उन फसलों को ये स्टोर करने के लिए एक स्टोर रूम, यानी कि एक गोदाम के लिए अन्नागार का प्रयोग करते थे, या दूसरा अगर सार्वजनिक अन्नागारों का हम प्रयोग में देखें कि क्यों लिया गया, हो सकता है कि यहाँ किसी न किसी सत्ता का आधिपत्य हो, किसी न किसी राजा का या किसी किसी शासक का यहाँ पे जो है वो आधिपत्य रहा हो, और वो टैक्स के रूप में, यानी कि कर के रूप में अन्न लेता हो, और उस अन्न को जो है वो अन्नागार के अंदर जो है वो स्टोर करता हो। तो यहाँ कई सारी बातें हमारे आती। बहरहाल हमारे यहाँ पे इतना सा हमें समझना चाहिए कि कृषि जलोढ़ उपजाऊ मृदा के कारण जो है वो अधिशेष की अवस्था में थी, और उस अधिशेष कृषि को, यानी अधिशेष फसलों को जो है वो अन्नागारों के अंदर स्टोर किया जाता था। अगला पॉइंट है कि नवंबर के महीने में, नवंबर दिसंबर के महीने में ये फसलों को उगाते थे और मार्च अप्रैल के माह में फसलों को काट लिया करते थे। नवंबर में उगाना और मार्च अप्रैल में फसलों को काट लेना। अगली चीज़ है कि ये लोग जो हैं वो 9 प्रकार की फसलों से परिचित थे, और 9 प्रकार की फसलों के अंदर मुख्यतः हम देखें तो गेहूँ, जौ, तिल,
राई, सरसों, चना, कपास और तरबूज, और भी कई सारी फसलें हैं जिनके बारे में ये लोग जानते थे। लेकिन मुख्यतः इन फसलों के बारे में, जैसे तरबूज के साथ में खरबूजा भी ये लोग जानते थे इसका उगाना, उत्पादन करना। यहाँ इनमें सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज़ आ जाती है कपास। कपास जो है वो सिंधु वासियों की मूल उपज थी, यानी कि सिंधु वासियों से पहले कपास का उत्पादन किसी ने करना प्रारंभ नहीं किया था। यानी कपास की जो उपज थी सिंधु वासियों की मूल उपज यहाँ पे मानी जाती है। और समकालीन सभ्यताओं में जो है, यानी कि मेसोपोटामिया की सभ्यता का जो साहित्य है, उस साहित्य में कपास के लिए एक शब्द प्रयोग में लिया गया है और वो शब्द है सिंडन। क्वेश्चन आ जाए कि सिंडन का अर्थ है, तो वहाँ आंसर होगा हमारा कपास। अगली चीज़ देखते हैं कि अब ये जो कृषि के बारे में हमने देखा, तो कुछ अवशेष ऐसे हमें यहाँ से, कुछ प्रमाण ऐसे मिले हैं पुरातात्विक अवशेषों के रूप में कि हम ये पता लगा सकते हैं कि ये किस प्रकार से कृषि पर इतना ध्यान दे पाते थे। सबसे पहली चीज़ कि कृषि का प्रमाण मिला है हमें जुते हुए खेत के रूप में। यहाँ से प्राक हड़प्पा कालीन जुते हुए खेतों के प्रमाण मिले और साथ ही मिश्रित फसल उगाने, यानी कि एक ही साथ में एक ही समय पे दो फसलें एक खेत के अंदर उगाना जो है वो मिश्रित फसल का उत्पादन माना जाता है। ये एक साथ अपने खेत में दो फसलों का उत्पादन करते थे। ज़्यादा क्षेत्रफल के अंदर सरसों बोई जाती थी और कम क्षेत्रफल के अंदर जो है वो चना बोया जाता था। तो मिश्रित फसल और जुते हुए खेतों के प्रमाण जो है वो हमें मिलते हैं राजस्थान के कालीबंगा से। अब कालीबंगा हमारे सिलेबस में अलग से है, इसलिए ज़्यादा फोकस हमारा कालीबंगा पे रहना चाहिए। और इन्हीं के साथ साथ हमारी कई सारी जो सभ्यता स्थल हैं वो भी हमारे कंप्लीट होते चले जाएंगे। जुते हुए खेतों के साक्ष्य और मिश्रित फसल के जो साक्ष्य हैं वो कालीबंगा से मिलते हैं। उन्नत किस्म के जौ के अवशेष जो है, जौ के बीज, यानी कि उन्नत किस्म की, सबसे अच्छी किस्म की जो पूरी सिंधु घाटी सभ्यता में देखी जाए तो सबसे उन्नत किस्म की जौ के जो अवशेष प्राप्त हुए हैं वो हमें मिलते हैं बनवाली से। और बनवाली जो हमारी साइट है, बनवाली जो हमारा सभ्यता स्थल है, वो है आपका हरियाणा के अंदर। अगली चीज़ हम देखते हैं कि चावल के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं। चावल यानी कि धान, राइस, चावल के साक्ष्य जो हैं वो हमें दो जगहों से मिलते हैं और दोनों ही जगह जो है वो गुजरात के अंदर आ जाती है। और एक का नाम है लोथल तो दूसरी का नाम है रंगपुर। यानी कि लोथल और रंगपुर दोनों ही स्थलों से जो है वो चावल यानी कि धान के अवशेष जो है हमें देखने को मिलते हैं। ये कृषि की अवस्था थी, कृषि अधिशेष की अवस्था में थी, अन्नागारों के अंदर स्टोर की जाती थी, नवंबर में बोई जाती थी, मार्च में काटी जाती थी। 9 प्रकार की फसलों से ये लोग जो है वो परिचित थे। अगला पॉइंट हम देखें पशुपालन। जिस प्रकार कृषि, एग्रीकल्चर जो है इनका प्राथमिक व्यवसाय था, उसी प्रकार पशुपालन जो है इनका सेकेंडरी बिजनेस था, यानी कि द्वितीयक व्यवसाय के रूप में जो है वो पशुपालन को अपनाया गया था। अब पशुपालन में एक चीज़ हमारे सामने ये कई बार क्वेश्चन आया है कि ये लोग किस पशु से अपरिचित थे, परिचित नहीं अपरिचित थे। अपरिचित के अंदर 2 ऑप्शन आते हैं और दोनों ही हमारे पेपर में देखने को मिलते हैं। एक ऑप्शन हमारे सामने आता है घोड़ा और एक ऑप्शन हमारे सामने आता है गाय। तो आइए हम एक बार इन पे डिस्कशन करते हैं कि वास्तविकता में मामला क्या है। घोड़े के अस्थि पंजर हमें सिंधु घाटी सभ्यता से मिलते हैं, घोड़े के अवशेष हमें सिंधु घाटी सभ्यता से मिलते हैं। कुछ प्रमाण के रूप में सिंधु घाटी सभ्यता से घोड़े के अवशेष मिले, लेकिन कई बार इसका आंसर ये माना गया और वास्तविकता में भी ये है कि ये लोग जो है वो घोड़े से अपरिचित थे। देखते हैं कि घोड़े से ये लोग अपरिचित थे, लेकिन फिर भी घोड़े के अस्थि पंजर हमें देखने को मिलते हैं और अस्थि पंजर मिलते हैं हमें गुजरात के स्थल सुरकोटड़ा से। उसके बाद घोड़े के दांत भी हमें देखने को मिले और वो मिले हैं हमें मोहनजोदड़ो जो पाकिस्तान में है वहाँ से। घोड़े की मिट्टी की मूर्तियाँ यानी कि घोड़े के खिलौने के रूप में मरण मूर्तियाँ प्राप्त हुई और वो मरण मूर्तियाँ प्राप्त हुई लोथल से, और लोथल है आपका गुजरात में। इतने सारे अवशेषों की प्राप्ति के बावजूद भी हम यही कहेंगे यहाँ पे कि ये लोग जो है वो घोड़े से अपरिचित माने जाते हैं। अब यहाँ उदाहरण के रूप में मैं आपसे ये डिस्कस करना चाहूँगा, अगर मान लो मैं आज अपने किसी मित्र के पास ऑस्ट्रेलिया चला जाता हूँ उससे मिलने, और मेरा मित्र मुझे भेंट के रूप में, गिफ्ट के रूप में जो है वो कंगारू के दांत दे देता है, और उन कंगारू के दांतों को मैं एक बॉक्स के अंदर रख के अपने घर में रख लेता हूँ। मानते हैं कि ये बिसलपुर बांध टूट जाए, एक भगवान ऐसा नहीं हो, लेकिन बिसलपुर बांध ये टूट जाए और हमारी जो ये बनास की सभ्यता यानी कि टोंक जो बनास नदी के किनारे पे है, ये बनास की सभ्यता जो है वो रातों रात तहस नहस हो जाए। 2000 साल 3000 साल बाद जब हमारा उत्खनन हो तो वो कंगारू के दांत भी जाहिर सी बात
बात है कि मेरे घर से उत्खनन के अंदर प्राप्त होंगे। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि राजस्थान में टोंक के जो लोग थे वो कंगारू से परिचित थे? नहीं, हम कंगारू से परिचित नहीं थे, वो मेरे किसी दोस्त से मैंने ऑस्ट्रेलिया से प्राप्त किए थे। तो यहाँ भी हो सकता है ऐसा हो कि सुरकोटड़ा के जो लोग हैं उन्हें अस्थियाँ जो है वो एक गिफ्ट के रूप में कहीं से ये एक एंटिक चीज़ के रूप में हो सकता है ये लेके आए हों, या मरण मूर्तियाँ समकालीन सभ्यताओं के अंदर इन्होंने व्यापार वाणिज्य संपादित किया, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार इन्होंने यानी कि बाह्य व्यापार किया। हो सकता है वहाँ घोड़े हों और वहाँ घोड़े देख के इन्होंने घोड़े की मरण मूर्तियों का अंकन किया हो। अगली चीज़ हम आते हैं, चलो घोड़े से तो हमने समझा कि घोड़े के अस्थि पंजर तो मिले, लेकिन ये लोग घोड़े से अपरिचित थे। अगली चीज़ आती है, एक बार यूपीएससी ने इसका आंसर माना हुआ है कि सिंधु सभ्यता के लोग जो है वो गाय से अपरिचित थे। यहाँ मैं आपको एक चीज़ ये बताना चाहूँगा कि गाय जो है इसका न तो कोई मरण मूर्ति मिली, न कोई मोहर पे इसके चित्र मिले, न इसके कोई अस्थि पंजर मिले, यानी कि किसी भी रूप से गाय के हमें कोई भी प्रमाण देखने को नहीं मिले। लेकिन फिर भी मैं आपसे तथ्य के साथ ये बात कहना चाहूँगा कि मानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पूजनीय पशु जो है वो वृषभ माना जाता है। कुकुदमान वृषभ यानी कि कुबड़दार बैल जो है वो यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूजनीय पशु था। अगर हम यहाँ बात करें कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग गाय से अपरिचित थे, लेकिन वृषभ को ये सबसे ज़्यादा पूछते थे, तो दोनों चीज़ें एक दूसरे के विरोधाभासी हो जाएगी कि अगर गाय नहीं थी, गाय से परिचित नहीं थे, तो वृषभ इस सभ्यता में कैसे आया? यानी कि ये वही मामला हो जाएगा कि पहले अंडा आया या मुर्गी आई। तो यहाँ हम ज़्यादा इसके डेप्थ में नहीं जाएंगे, ये हिस्टोरिकल एक पॉइंट है। आज दिन तक इसका सैद्धांतिक इसका आंसर में पता नहीं चल पाया, लेकिन फिर भी हम जो पिछले एग्जाम्स के आंसरों को अगर देखें, जो आंसर आरपीएससी वगैरह ने माने हैं या और पीसीएस ने माने हैं, तो उसका आंसर होगा घोड़ा। तो सिंधु सभ्यता के लोग जो है वो घोड़े से अपरिचित थे। इसके अलावा कुछ पशुओं की मैं यहाँ बात करना चाहूँगा कि पूरी सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पूजनीय पशु जो है वो कुबड़दार वृषभ को माना जाता था। देखो, जाहिर सी बात है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो सबसे पूजनीय देवता था वो शिव भगवान को माना गया, यानी कि पाशुपति शिव, आद्य शिव का नाम हमने जिसको दिया। अगर शंकर भगवान को पूजा जाएगा तो उनके बैल यानी कि वृषभ नंदी जी को भी पूजा जाएगा। तो सबसे पूजनीय देवता शिव था और सबसे पूजनीय पशु जो है वो है कुबड़दार बैल। जबकि मोहरों में सबसे ज्यादा अंकन एक सींग वाले पशु का हुआ है और उसको एक श्रृंगी पशु के नाम से जानते हैं। यहाँ दो चीजें हैं, सबसे पूजनीय पशु वो है वृषभ और सबसे ज्यादा अंकन जिसका मोहरों में हुआ वो पशु है एक श्रृंगी बैल। अभी हाल ही में आरपीएससी ने फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम करवाया और उस फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में ये क्वेश्चन हूबहू आया कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त योगी बाबा वाली मोहर। दोस्तों, यहाँ बताना चाहूंगा कि मोहनजोदड़ो से एक खंडित मोहर मिली है जिसमें एक योगी पुरुष को पद्मासन मुद्रा में ध्यान मुद्रा के अंदर बैठे हुए दर्शाया गया है, जैसा मैंने यहाँ चित्र बनाने की कोशिश की है। इसके दाईं ओर हाथी और बाघ का अंकन है, यानी कि बाघ और हाथी के चित्र हैं, और बाईं ओर जो है वो गेंडे और भैंसे के चित्र मिलते हैं। यहाँ क्वेश्चन था कि पाशुपति शिव वाली मोहर में किस पशु का अंकन नहीं था। ऑप्शन में हाथी था, बाघ था, भैंसा था और वृषभ था। यहाँ देखने योग्य बात यह है कि सबसे पूजनीय पशु हालांकि वृषभ है, लेकिन इस वाली मोहर की अगर पर्टिकुलर बात की जाए तो वो योगी बाबा की जो मोहर मोहनजोदड़ो से मिली है उसमें कहीं भी वृषभ का अंकन देखने को नहीं मिलता है। तो योगी बाबा वाली मोहर में हाथी, बाघ, गेंडा और भैंसा इसके दोनों तरफ दर्शाए गए हैं और सामने की साइड दो हिरण बैठे हुए दिखाए गए हैं। तो ये योगी बाबा वाली जो मोहर है, ये योगी बाबा वाली मोहर मिलती है हमें मोहनजोदड़ो से। इसके बाद पशुपालन और कृषि जब हमने देखा तो इन दोनों चीज़ों के बाद हम देखते हैं व्यापार और वाणिज्य। चूंकि आर्थिक जीवन हम इनका देख रहे हैं तो आर्थिक परिदृश्य को समझने के लिए व्यापार और वाणिज्य, ट्रेड पॉलिसी इनकी हमें समझना काफ़ी ज़रूरी है। तो हम यहाँ बात करेंगे व्यापार और वाणिज्य की। तो यहाँ दोनों ही प्रकार का व्यापार जो है वो संपादित होता था। आंतरिक व्यापार भी होता था और बाह्य व्यापार यानी कि विदेशी व्यापार भी ये लोग करते थे। आंतरिक व्यापार जो है वो सड़क मार्ग के माध्यम से होता था
और बाह्य व्यापार जो है वो समुद्र मार्ग यानी कि जल मार्ग के माध्यम से होता था। आंतरिक व्यापार सड़क मार्ग के माध्यम से बैलगाड़ियों द्वारा संपादित किया जाता था और बाह्य व्यापार समुद्र मार्ग से यानी कि जल मार्ग से जहाज़ों के द्वारा संपादित किया जाता था। अब हम यहाँ एक पॉइंट पे लेंगे कि हमें ये कैसे पता चला कि ये लोग समुद्र से व्यापार करते थे, यानी कि समुद्र के माध्यम से जहाज़ों के द्वारा व्यापार करते थे या विदेशी व्यापार करते थे। तो क्वेश्चन आ जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता में किस सभ्यता स्थल से विदेशी व्यापार के प्रमाण मिलते हैं, तो हमारे सामने सीधा सा नाम होगा और वो है लोथल, जो गुजरात का एक सभ्यता स्थल है। यहाँ लोथल से हमें बंदरगाह के अवशेष भी मिले हैं और डॉकयार्ड यानी कि गोदीबाड़ा के अवशेष भी मिले हैं। अब यहाँ कई जगह आपको बंदरगाह और गोदीबाड़ा दोनों एक ही तरीके से समझाए गए होंगे, जबकि इन दोनों में उतना ही फर्क है जितना दिन और रात के अंदर होता है। बंदरगाह वस्तुतः वह स्थल होता है जहाँ जहाज़ों में माल को चढ़ाया या उतारा जाता है, उसे हम बंदरगाह यानी कि पोर्ट के नाम से हम इंग्लिश में उसको डिनोट करते हैं। जबकि डॉकयार्ड वो जगह होती है जहाँ जब उसमें माल नहीं लादा जाता, जब व्यापार के काम में वो नहीं आता और जब उसको विश्राम के लिए जहाज़ को खड़ा किया जाता है, तो वो स्थल है वो है आपका गोदीपाड़ा। तो लोथल से बंदरगाह के प्रमाण भी मिले हैं और लोथल से गोदीबाड़ा के प्रमाण भी मिले हैं। इसके अलावा लोथल से ही मिट्टी से बनी हुई नाव के प्रमाण भी हमें देखने को मिलते हैं, यानी कि ये लोग जहाज़ों से परिचित थे और समुद्र मार्ग के माध्यम से ये बाह्य व्यापार जो है वो संपादित करते हैं। अब बात करें आंतरिक व्यापार की, तो सड़क मार्ग के माध्यम से बैलगाड़ियों के द्वारा ये व्यापार किया करते थे और बैलगाड़ियों के प्रमाण की अगर बात की जाए तो इक्का गाड़ी के रूप में कई स्थलों से, जैसे हड़प्पा से भी प्राप्त हुआ है, जैसे दैमाबाद से भी प्राप्त हुआ है, तो इक्का गाड़ी के रूप में यहाँ हमें मिला है। इसके अलावा हरियाणा का जो स्थल है बनवाली, बनवाली की सड़क से बैलगाड़ी के पहिए के निशान मिले हैं और उन दोनों पहियों के बीच में उतना ही पर्याप्त अंतराल है जितना जो वर्तमान की बैलगाड़ियां, जो आज से 10, 15, 20 साल पहले जो बैलगाड़ियां चलती थी उनके बीच पहियों के बीच में जो अंतराल था वही अंतराल यहाँ सड़क पर बैलगाड़ियों के पहियों के बीच में मिला है। यानी कि सड़क व्यापार के प्रमाण बनवाली से मिलते हैं और बाह्य यानी कि विदेशी व्यापार के प्रमाण बंदरगाह और गोदीबाड़ा के रूप में लोथल से मिलते हैं। विदेशी व्यापार के कुछ और अलग हमें उदाहरण मिलते हैं, जैसे एक सभ्यता थी, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन दो मुख्य सभ्यताएं थी, एक तो मेसोपोटामिया की सभ्यता और दूसरी नील नदी के किनारे पे बसी हुई मिस्र की सभ्यता। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता में एक केंद्र था, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, रंगपुर ये कई सारे केंद्र हैं, वैसे ही मेसोपोटामिया की सभ्यता में एक केंद्र था और उस केंद्र का नाम था सुमेरियन। तो सुमेरियन की सभ्यता यानी कि मेसोपोटामिया के एक केंद्र सुमेरियन की सभ्यता के एक अभिलेख से हमें हमारे संबंधित हमारे काम के 4 शब्दों का उल्लेख मिलता है। एक शब्द है मेलुहा, एक शब्द है दिलमून, एक शब्द है माकन और एक शब्द है सिंडन। मेलुहा, दिलमून, माकन और सिंडन, इन चारों का अगर हम समीकरण देखें वर्तमान हमारे परिदृश्य के अंदर, तो मेलुहा का अर्थ निकल कर आता है हड़प्पा, दिलमून का अर्थ निकल कर आता है फारस की खाड़ी में स्थित बहरीन, अगला है माकन यानी कि मकरान तट, अगला है सिंडन यानी कि कपास। यानी कि मेसोपोटामिया की सभ्यता में 4 शब्दों का उल्लेख ये दर्शाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मेसोपोटामिया की सभ्यता के साथ जो है वो व्यापार वाणिज्य का संबंध यानी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के रूप में यहाँ पे व्यापार संपादित किया जाता था। इसके अलावा और भी कई सारे पॉइंट्स हम देख सकते हैं, जैसे मेसोपोटामिया में एक विशेष प्रकार की मोहर का प्रचलन था और वो मोहरें थी बेलनाकार मोहरें, जबकि अपने यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता में जो मोहरें थी वो आयताकार और वर्गाकार मोहरें हुआ करती थी। तो मेसोपोटामिया की बेलनाकार मोहरें हमारे यहाँ पे मोहनजोदड़ो और कालीबंगा से भी काफ़ी मात्रा में हमें प्राप्त हुई है। जिस प्रकार की मोहरें मेसोपोटामिया की सभ्यता में चलती थी उसी प्रकार की मोहरें मोहनजोदड़ो और कालीबंगा दोनों ही स्थलों से मिलना यह दर्शाता है कि हमारे सभ्यता स्थलों का मेसोपोटामिया के सभ्यता स्थलों के साथ व्यापार वाणिज्य यानी कि आयात निर्यात या वस्तु विनिमय प्रणाली के माध्यम से होता था। अगली चीज कि मिस्र की मम्मी के साक्ष्य कहाँ से मिले। मिस्र के अंदर एक विशेष परंपरा है कि शव को मरने के बाद न जलाते हैं न दफनाते हैं, उस पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का कवर किया जाता है। तो उस प्रकार के आपने मूवी भी देखी होगी द मम्मी रिटर्न्स, कई इसके पार्ट्स भी बने हैं, काफ़ी लोकप्रिय मूवी है हॉलीवुड की, देखना। तो द मम्मी वाला जो पार्ट है
तो मिस्र की मम्मी के साक्ष्य भी हमें मिलते हैं लोथल से, और मेसोपोटामिया की बेलनाकार मोहरें मोहनजोदड़ो और कालीबंगा से। तो इतने साक्ष्य काफ़ी हैं ये दर्शाने के लिए कि हमारी सभ्यता का अन्य सभ्यताओं के साथ भी जो है वो आदान प्रदान यानी कि व्यापार वाणिज्य, सेवाओं का और विचारों का और वस्तुओं का आदान प्रदान यहाँ पे होता था। अगली चीज़ हम देखें तो पहले एक बार मैं इसको रफ करना चाहूँगा क्योंकि काफ़ी बड़ा ये चार्ट बना था। अगली चीज़ है हमारी माप और तोल की इकाइयाँ, यानी कि यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे ये किसी भी वस्तु का भार तोलने के लिए और किसी भी वस्तु की लंबाई मापने के लिए किन इकाइयों का प्रयोग करते थे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करूँगा तोल की, कि ये इनके पास तोलने के लिए 16 और 16 के गुणक वाले बाँट यहाँ पे मौजूद थे, यानी कि 16 और 16 के गुणक यानी कि 32, 64 जो भी 16 से गुणा हो सकते हैं या 4 से गुणा हो सकते हैं। तो 16 और 16 के गुणक वाले बाँट जो है वो तोल की इकाई के रूप में यहाँ पे मौजूद थे। अगली चीज़ बात करें माप, किसी भी वस्तु की लंबाई और चौड़ाई मापने के लिए यहाँ पे पैमानों यानी कि पटरी का प्रयोग किया गया था। पटरी को आज हम वर्तमान पैमाने के रूप में, स्केल के रूप में देख सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि हाथी दांत से बना हुआ पैमाना कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों हाथी दांत से बना हुआ पैमाना जो है वो प्राप्त हुआ है हमें गुजरात के लोथल से। अगली बात करें कि सीप से बना हुआ पैमाना यानी कि सीप की पटरी के साक्ष्य कहाँ से मिले, तो वो स्थल है आपका मोहनजोदड़ो, और ये मोहनजोदड़ो पड़ता है आपका पाकिस्तान के अंदर। अगली बात करें कि मिट्टी से बना हुआ पैमाना कहाँ से मिला है, तो मिट्टी की चूड़ियाँ और मिट्टी का पैमाना दोनों ही जो है वो मिला है हमें कालीबंगा से, जो कालीबंगा हमारे राजस्थान के अंदर घग्गर नदी के किनारे पे विकसित हुई एक सभ्यता थी। तो हाथीदांत का पैमाना लोथल से, सीप का पैमाना मोहनजोदड़ो से और मिट्टी का पैमाना कालीबंगा से। तो माप और तोल की इकाइयों के अंदर भी हमने देखा कि किस प्रकार के स्केल का इन्होंने प्रयोग किया, कितने वजन के बांटों का इन्होंने प्रयोग किया तोलने के लिए। तो ये इन चारों पॉइंट्स को समझने के बाद, यानी कि प्राथमिक व्यवसाय जो कृषि था, द्वितीयक व्यवसाय जो पशुपालन था, व्यापार वाणिज्य और माप तोल की इकाइयों के समझने के बाद, इनको समझने के बाद हम ये बता सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का आर्थिक जीवन एक अच्छी अर्थव्यवस्था, काफ़ी सुदृढ़ अर्थव्यवस्था के प्रमाण यहाँ से हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ एक छोटा सा पॉइंट हमारा रह गया कि जब हमने व्यापार वाणिज्य देखा तो इसके अंतर्गत हमने आयात और निर्यात ये दोनों चीज़ें नहीं देखी। तो दोस्तों यहाँ अगर हम आयात और निर्यात की बात करें तो ये लोग बहुमूल्य धातुओं का आयात करते थे, जबकि अपने पास कम पैसों की जो धातुएं थी उनका ये लोग निर्यात करते थे। आयात की अगर बात करें तो यहाँ हम सबसे पहले ले सकते हैं ये लोग सोना मंगवाते थे। अगली चीज़ बात करें कि ये लोग चांदी भी मंगवाते थे। ये लोग जो है वो तांबा भी आयात करते थे। इसके अलावा ये लोग जो है वो लाजवर्द मणि का भी आयात करते थे। इसके अलावा सीसा, जस्ता, गोमेद, स्फटिक या हरिताश्म, नीलमणि, कई सारी चीज़ें ये लोग आयात करते थे। लेकिन यहाँ पॉइंटली हम यहाँ पे इतना ही देख पाएंगे। सोना जो है वो कोलार की खानों से मंगवाया जाता था और कोलार की खानें जो है वो पड़ती थी आपके कर्नाटक राज्य के अंदर। वर्तमान में भी कर्नाटक के कोलार से जो है वो सोने का उत्पादन किया जाता है और उस ज़माने के अंदर भी सोना जो है वो कोलार से आयात किया जाता था। अगली चीज़ चांदी। चांदी जो है वो अफ़गानिस्तान से मंगवाई जाती थी और अफ़गानिस्तान के साथ साथ जो है वो ईरान से भी चांदी का आयात किया जाता था। अगली चीज़ है तांबा। तांबा आज भी उतनी ही मात्रा में निकल रहा है जितना पहले निकलता था और वो स्थान है हमारा खेतड़ी, और खेतड़ी पड़ता है हमारा राजस्थान के झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट के अंदर। अगली चीज़ लाजवर्द मणि। तो लाजवर्द मणि जो है वो मध्य देश से मंगवाई जाती थी, या हम यहाँ यूँ कहें कि लाजवर्द मणि जो है वो बदख्शां से मंगवाई जाती थी।
बदख्शां, ये विदेशी राज्य हैं, बदख्शां अफगानिस्तान के अंदर। तो सोना, चांदी, तांबा और लाजवर्द, इनका ये लोग आयात करते थे। और देखने में ही पता चल रहा है कि ये लोग जो है वो बहुमूल्य वस्तुओं का, जिनकी रेट ज़्यादा हो, उनका ये लोग आयात करते थे। सोना कोलार से, चांदी अफगानिस्तान और ईरान से, तांबा खेतड़ी झुंझुनू से, और लाजवर्द मणि जो है वो बदख्शां से ये आयात करते। जबकि निर्यात किन चीज़ों का करते थे? जो चीज़ें इनके पास मौजूद थी, यानी कि सीप की बनी हुई वस्तुओं का, या हाथीदांत से बनी हुई वस्तुओं का, या मनके से बनी हुई वस्तुओं का ये लोग जो है वो निर्यात करते थे। अब यहाँ एक पॉइंट हम यहाँ साथ के साथ समझ लेते हैं कि मनके बनाने के जो कारखाने थे, हमें सिंधु घाटी सभ्यता में 2 स्थलों से मिले। एक सभ्यता स्थल था चन्हूदड़ो, जो पाकिस्तान के अंदर है, चन्हूदड़ो, और चन्हूदड़ो के अलावा मिलता है हमें लोथल से। तो चन्हूदड़ो से मनके और गुड़िया निर्माण दोनों के जो कारखाने मिलते हैं, इसीलिए चन्हूदड़ो को जो है हम यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता की औद्योगिक नगरी के रूप में भी जान सकते हैं। और लोथल में भी मनके बनाने का कारखाना मिला। इसके साथ व्यापार का ही एक बंदरगाह के रूप में एक बड़ा केंद्र था, इसीलिए लोथल को हम सिंधु घाटी सभ्यता की व्यापारिक नगरी के नाम से भी जान सकते हैं। तो दोस्तों, आर्थिक जीवन हमने पढ़ा, कृषि, पशुपालन, व्यापार, वाणिज्य, आयात, निर्यात, उद्योग धंधे और मापतोल की इकाइयाँ। उम्मीद है इन चारों पॉइंट्स को एक बार पढ़ने के बाद आप इस वीडियो को 1 से 2 बार भी देख सकते हैं, ज़्यादा बार भी देख सकते हैं। आपकी जब भी इच्छा हो तब आप इस वीडियो को प्लेलिस्ट के अंदर हम देख सकते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता का आर्थिक जीवन कंप्लीट हुआ। कल हम इसका धार्मिक जीवन और कुछ महत्वपूर्ण सभ्यता स्थल पढ़ेंगे। इसके बाद में एक दिन जब सिंधु घाटी सभ्यता ये कंप्लीट होने के पास होगी, तब ये जितनी भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, मनके, इसके अलावा ये जुते हुए खेतों के प्रमाण, या चावल के साक्ष्य, या युग्म समाधियों के साक्ष्य, या जो कल हमने जिसकी बात की थी वो तिब्बती या सोल ओढ़े हुए वस्त्रों के साक्ष्य, या इसके अलावा लकड़ी की नालियों के और ईंटों की नालियों के साक्ष्य, अन्नागारों के साक्ष्य, दुर्ग के साक्ष्य, नगर के साक्ष्य, ये सारे हम एक दिन एक स्लाइड के रूप में प्रोजेक्टर पे हम यहाँ इसी बोर्ड के ऊपर एक वीडियो के रूप में देखेंगे। और उस क्लास को देखने के बाद सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जितनी भी भ्रांतियाँ, जितना भी डर आपके दिमाग में है, वो सारा डर जो है वो रिलीज़ हो जाएगा, सारा डर आपके मस्तिष्क से निकल जाएगा। तो अगर हमारे ये वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और सब्सक्रिप्शन पे सबसे ज़्यादा ध्यान दें। धन्यवाद।